वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम वेव्स के करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम वन बाय वन वो करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जिससे हम वेव मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द सम टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वेव मोशन। ये कुछ टर्म्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वेव मोशन को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइम पीरियड, फिर है फ्रीक्वेंसी, फिर है वेवलेंथ, फिर है वेव स्पीड एंड देन वेव फ्रंट। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड से अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ जो है वो ज़मीन के अराउंड कितने डेज में जो है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो आप कहेंगे कि सर 365 डेज। क्लियर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद जो है वो ज़मीन के अराउंड कितने दिन के अंदर अपना चक्कर पूरा करता है, तो आप कहेंगे कि सर 27.3 डेज। तो अब ये 365 डेज और ये जो है वो हमारे पास 27.3 डेज, एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये वो टाइम है जो कि मून और सन अर्थ को रिक्वायर है कि वो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर सके। तो सिंपल टाइम पीरियड हमारे पास क्या है कि टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम किसी वेव को रिक्वायर होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे 365 दिन जो है वो अर्थ का टाइम पीरियड था और 27.3 डेज जो है वो मून का टाइम पीरियड था। सिमिलर वे में वेव को भी जो टाइम रिक्वायर होता है अपना एक साइकिल यानी कि अपनी एक ऑसिलेशन वाइब्रेशन कंप्लीट करने की, उसे हम जो है वो टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड ही है तो इट मीन्स के इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, सेकंड ही होगा। अब यहाँ पर मैंने इस टाइम पीरियड को इस पेंडुलम के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि अगर ये पॉइंट ले लेते हैं जिस पॉइंट से अभी ये डिस्टर्ब हुआ है, तो वापस इस पॉइंट तक जब ये पहुँचेगा तो इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी और ये जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है इसके लिए जो टाइम रिक्वायर था उसे हम क्या कहेंगे, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहेंगे। तो होप सो कि आपको टाइम पीरियड समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पर कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है। और देखेंगे फ्रीक्वेंसी हमारे पास है नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूसेस बाय अ सोर्स पर यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी वेव्स जो हैं वो कंप्लीट वेव्स जो हैं वो कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, वो हमें कौन बताता है? वो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है। या तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि डेज में मंडे हर कितने डेज के बाद आता है, तो आप कहेंगे कि मंडे हर 7 डेज के बाद आता है। क्लियर। यानी कि हमारे पास 7 डेज के बाद एक मंडे आ रहा है, तो 7 डेज के अंदर मंडे आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 1 टाइम की है। होप सो कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब इसे हम वेव्स के फॉर्मेट में देखते हैं कि कितनी वेव्स जो है वो किसी टाइम के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके बारे में हमें कौन बताएगा? उसके बारे में हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी। अब फ्रीक्वेंसी को अगर मैथमेटिकली हम लिखें तो फ्रीक्वेंसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इफ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इज 1, अगर जो है वो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, नंबर जो है वो वेव्स की प्रोड्यूस होने की कितने हैं, 1, और जो टाइम टेकन हो रहा है वो क्या है, कैपिटल टी। तो हम जो है वो किस तरीके से लिखेंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें कितनी मिल रही हैं, 1,
और जो टाइम पीरियड है वो कितना मिल रहा है हमारे पास, कैपिटल टी। इन जनरल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। यानी कि इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास रेसिप्रोकल है, या यूं कह लें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। यानी कि टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जितना टाइम पीरियड कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और ऐसा यूनिट इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास हर्ट्स है। अब देखें यहाँ पर कि ये जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो मैं आपको इस वेव के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आप देखें कि जब वेव, मैंने यहाँ पर आपको सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देकर बताया कि ये जहाँ से हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं दोबारा उसी पॉइंट तक जब ये आएगा तो हम उसे कहते हैं कि इसने अपनी 1 साइकिल पूरी की है। सिमिलर वे में जब हम वेव्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से जब हमने इसको डिस्टर्ब किया तो ये पहले एक पॉइंट तक गया, जैसे सिंपल पेंडुलम गया था, फिर यहाँ से दूसरे पॉइंट तक जा, जब ये अपने दोनों एंड्स जो है वो कंप्लीट करेगा, यानी कि दोनों साइड्स कंप्लीट करेगा, क्रस्ट और ट्रफ दोनों बना लेगा, तब हम कहेंगे कि ये एक साइकिल कंप्लीट हुई है। क्लियर? और ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, ये मैंने टाइम पीरियड रखा हुआ है। क्लियर? आप देखेंगे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि ये हमारे पास टाइम पीरियड है। अब आप देखें कि एक सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो हमारे पास कितनी है, 1 है। अब अगर सोचें कि मैं जो है वो टाइम पीरियड कम कर देता हूं इसका, क्लियर, यानी कि अब जो है वो मैं इसका टाइम पीरियड कम करूं, और पहले जो ये 1 सेकंड में मुझे कंप्लीट वाइब्रेशन मिल रही थी, अब हम सोच रहे हैं, हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो कंप्लीट वाइब्रेशन है वो हमें जो है वो 0.5 सेकंड पर कंप्लीट मिल रही है। क्लियर? तो 1 सेकंड तक हमारे पास कितनी मिलेंगी, 1 सेकंड तक हमें 2 जो है वो वेव्स मिलेंगी, यानी कि 2 साइकिल्स मिलेंगी। आप देखें मैंने सिर्फ 1 से टाइम पीरियड को 0.5 पर किया, तो जहां मुझे एक साइकिल मिल रही थी वहां पर मुझे क्या मिल रही है, 2 साइकिल्स मिल रही हैं। जो कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस करके आए कि अगर मैं टाइम पीरियड कम करूंगा तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मुझे ज़्यादा मिलेंगी। वो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि जैसे हमने टाइम पीरियड कम किया तो साइकिल्स जो है वो हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। और अब अगर मैंने जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ाया, यानी कि अब दोबारा हम 1 पर चले गए, तो अब नंबर ऑफ साइकिल्स दोबारा क्या हो गई, कम हो गई। पहले 2 मिल रही थी, अब क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। इसी को विजुअलाइज करवाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पर क्या करूँगा, रैपिडली टाइम पीरियड को जो है वो डिक्रीज करूँगा, तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड तक हमें जो है वो काफ़ी सारी वेव्स जो है वो मिल जाएंगी। इसको आप विजुलाइज करें। ये देखें यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रेज भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए चीज़ें। यहाँ पर अब देखें आप कि जब मैंने टाइम पीरियड कम करता हुआ जा रहा हूँ तो 1 सेकंड तक नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी जो है वो हमारे पास ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देखें कि टाइम पीरियड जैसे जैसे कम हो रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और इन द लास्ट ये हमारे पास 5 साइकिल्स हो गई 1 सेकंड के अंदर। पहले 1 सेकंड के अंदर 1 साइकिल मिल रही थी, जब टाइम पीरियड कम किया तो अब जो है वो 1 सेकंड के अंदर हमारे पास कितनी साइकिल्स आ रही हैं, 5 साइकिल आ रही हैं, जो इस बात को जो है वो हमें मज़ीद समझने में आसानी कर रही है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। तो होप्स हो कि आपको टर्म फ्रीक्वेंसी भी जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं वेवलेंथ पर कि वेवलेंथ हमारे पास क्या है। वेवलेंथ हमारे पास है द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव्स। जब हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हैं तो 2 सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, या जो है वो 2 सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उन्हें हम जो है वो वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पर आप देखें ये क्रस्ट, तो 2 क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। सिमिलरली आप याद रखें ये जो है वो ट्रफ, ये भी हमारे पास ट्रफ, तो ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास वेवलेंथ है। इसका जो अच्छा
इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, यानी कि ये जो साइन आती है आपके बुक में भी गिवन है, इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी तरफ द टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगर हम ये तो बात कर रहे थे हम ट्रांसवर्स वेव्स की, अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, तो दो कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ है, और दो कंप्रेशन के बीच का जो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ है, और दो जो रेयर फ्रैक्शंस होंगे उनके बीच का भी जो डिस्टेंस होगा उसे भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। तो इन चारों में से आप वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो ले सकते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर है। अब हम बात कर रहे हैं वेव स्पीड की, कि वेव की स्पीड क्या है। द स्पीड एट विच अ वेव्स ट्रेवल, वो जिस स्पीड से वेव ट्रेवल करती है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वेव स्पीड कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव such as crust in a given interval of time is called as wave speed। यानी कि जो स्पीड या जो डिस्टेंस कोई वेव कवर करती है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस इसने किसी टाइम में कवर किया है उसमें जो स्पीड लगी है वो स्पीड उसकी क्या है, वेव स्पीड है। अब देखेंगे अगर हम बात करें कि 9th के अंदर हम पढ़ते हैं कि स्पीड हमारे पास किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, या डी अपॉन टी, या जो है वो इसे हम एस अपॉन टी भी करके लिख सकते हैं। तीनों ही फॉर्मेट्स के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। टी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और एस भी रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। लेट अस कंसीडर फॉर अ वेव कि डी जो है वो हमारे पास वेवलेंथ है और वेवलेंथ को हम लैम्डा के अंदर लिखते हैं। टाइम पीरियड और टी जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड है जो कि कैपिटल टी के अंदर लिखते हैं। तो अब जब इन जो है वो वैल्यूज़ को या जब इन एक्सप्रेशंस को हम सब्सटीट्यूट करेंगे स्पीड के फार्मूला के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी जो है वो किसमें, डी की जगह पर आ जाएगा वेवलेंथ, टी की जगह पर आ जाएगा कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड। तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी जो कि हमारे पास बराबर है इक्वेशन नंबर 1 के। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये जो डिवाइड में टी है इसको बाहर करके लिख दिया मैंने। बाहर लिखने का मकसद ही इसको ये है कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए कि 1 अपॉन टी जो है वो हमारे पास बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, ये रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो 1 अपॉन टी की जगह पर हमारे पास एफ आ जाएगा। तो सिंपली वी कैन से डेट द स्पीड ऑफ वेव कैन आल्सो बी रिटन एज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज नोन एज वेव स्पीड। इन एसआई सिस्टम द वेव स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। एसआई सिस्टम के अंदर जो वेव की स्पीड है उसे हम मेजर किसके अंदर करते हैं, मेजर किसके अंदर करते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। तो होप सो के यहाँ पर आपको वेव स्पीड भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हम किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। देखेंगे जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो वो ट्रेवल जिस फॉर्म के अंदर करती है उस फॉर्म को जब हम वेव फ्रंट कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव डेट जॉइंट्स ऑल पॉइंट्स डेट आर इन द सेम फेज। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हर उस पॉइंट को ज्वाइंट करती है जहां पर उसका फेज सेम हो। ठीक, अब फेज सेम होने से क्या मुराद, फेज सेम होने का मुराद ये है कि जहां पर बॉडी या वेव जो है वो उसकी क्रस्ट जो है वो हमारे पास सबकी क्रस्ट एक पॉइंट पर हो, सब वेव्स की ट्रफ एक पॉइंट पर हो। जैसे अगर आप देखें कि ये हमारे पास अगेन हमने रिपल टैंक के अंदर आ गए हम, और अब जब हम इससे क्या कर रहे हैं कि इसमें मौजूद जो पानी है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ड्रिपर को जो है वो मूव अप एंड डाउन किया है, तो मूव अप एंड डाउन करने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेव जो है वो स्प्रेड हो रही है। क्लियर, यहाँ पर वेव हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। इस डायरेक्शन में आपको ब्लू के साथ भी दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में भी वेव स्प्रेड हो रही है, इस डायरेक्शन में भी हो रही है, इस डायरेक्शन में, यानी कि पानी जिस तरीके से पानी चारों तरफ फैलता है तो ये भी चारों तरफ फैल रहा है। क्लियर, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम इसे कहते हैं कि पानी का जो स्प्रेड होना है वो 2 डायमेंशनल है।
यानी कि वो एक्स डायरेक्शन के अंदर भी ट्रैवल करता है और वाई डायरेक्शन के अंदर भी जो है वो मूव करता है। और ये जो वेव्स जो है, वाटर वेव्स जो ट्रैवल करती हैं, वो किस फॉर्म के अंदर करती हैं? वो हमारे पास वेव फॉर्म के अंदर करती हैं। जैसा कि अब मैं आपको सेम फेज का मतलब समझा देता हूँ। आप देखेंगे हमने एक पॉइंट सोर्स कंसिडर किया हुआ है, जैसे कि हमारा सन है, क्लियर। तो अब सन जो है वो चारों तरफ 3 डायमेंशनल उसकी जो है वो स्प्रेडनेस होती है। हमने इस वक्त क्या किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको कंपेयर किया पानी के साथ। पानी का फ्लो भी जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, तो हमने भी इसकी जो वेव्स बनाई है वो 2 डायमेंशनल बनाई है, ताकि हम सिर्फ इस वक्त सेम फेस का मतलब समझ सकें। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो वेव्स आ रही हैं, इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स पर सबका फेज जो है वो, सबका क्रस्ट जो है वो सेम है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर सबका क्रस्ट सेम है। तो हम इन सबको जब आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं, तो एक इमेजिनरी सर्कल हमारे पास बन रहा है, जो कि किसको शो कर रहा है? जो शो कर रहा है वेव फ्रंट को। और फिर हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे क्रस्ट 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 और क्रस्ट, इन चारों वेव्स का क्रस्ट जो है वो सेम आ रहा है। जब हमने इनको कनेक्ट किया, ज्वाइंट किया, तो हमारे पास एक और वेव फ्रंट बन गया। और फिर वेव जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स जो है वो आगे की तरफ जो है वो ट्रेवल करती हुई जा रही हैं। अब जो ये वेव्स हैं हमारे पास, ये देखेंगे इनका स्प्रेड आउट होना भी आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। अब जो है, अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ तो डिपर था, लेकिन अब जो है वो मैं स्ट्रेट डिपर ले आता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक इस तरीके का। अब जब मैं इससे ड्रिप करूँगा, तो मुझे जो है वो जो वेव फ्रंट्स मिलेंगे वो सर्कुलर नहीं मिलेंगे। अब जो वेव फ्रंट्स मुझे मिलेंगे वो प्लेन वेव फ्रंट्स मिलेंगे, क्योंकि अब जो है वो हमारे पास जो ड्रिपर है वो चेंज हो गया, डिपर जो है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से ये जो आप आसान लफ्जों में ये समझें कि वेव फ्रंट्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं। वेव जिस फॉर्म में ट्रैवल करती हैं उन्हें हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। और ये वेव फ्रंट्स हैं क्या? ये ऐसे इमेजिनरी लाइन है जो कि उन तमाम वेव्स की जो सेम फेज रखती हैं उनको कनेक्ट करती हैं। और कनेक्ट करने के बाद ये जो ट्रैवल करने का, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि इस पॉइंट पर हमें स्पेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है, और जिसे हम अभी फिल वक्त के लिए सर्कुलर वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्ट्रेट वेव फ्रंट्स मिल रही हैं, जिसे हम प्लेन वेव फ्रंट्स कह रहे हैं। तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो जो आपको समझ में ना आए, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।